हेलो स्टूडेंट, हम जो है लोधी वंश के बारे में पढ़ रहे हैं और लोधी वंश में जो है हमने बेहलो लोधी, सिकंदर लोधी और आज हम जो है इब्राहिम लोधी के बारे में पढ़ेंगे, जो लोधी वंश का अंतिम, साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। मतलब लोधी वंश का तो अंतिम शासक था ही, साथ में दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। और पहला शासक कौन सा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। और इसका जो काल था वो 1517 से लेकर 1526 तक था। 1517 से लेकर 1526 तक। 1517 में जो है गद्दी पर बैठता है और 1526 ईस्वी में जो है पानीपत के युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ में जो है लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि 1517 में जो है सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती है। 1517 में किसकी मृत्यु हो जाती है? सिकंदर लोधी की। सिकंदर लोधी जो कौन था? इसका पिता था, इब्राहिम लोधी का पिता था सिकंदर लोधी। और उसकी 1517 में कैंसर की वजह से, कई बार पूछा जाता है कि कौन से रोग की वजह से हुआ था, तो कैंसर की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसकी मृत्यु के बाद उसके कई पुत्र जीवित थे। सिकंदर लोधी के कई पुत्र जीवित थे, लेकिन सिंहासन के जो हकदार माने जाते थे, वो सिंहासन के जो दावेदार थे सबसे ज्यादा, वो दो व्यक्ति थे। एक तो इब्राहिम, कौन था? एक तो इब्राहिम और दूसरा था जलाल खां। दूसरा कौन सा था? जलाल खां। ठीक है, एक इब्राहिम था, एक जलाल खां था, दोनों थे। और मैंने आपको पहले बताया था कि अफगान जाति की जो वैचारिक विशेषता है ना, वो ये है कि वो समानता का भाव रखती है। ठीक है, सब लोगों को समान समझती है, किसी को अपने से ऊपर नहीं मानती है। अफगान जाति की ये प्रवृत्ति है। ठीक है, तो अफगान जाति अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से चाहती थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सत्ता का बंटवारा हो। और इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि सत्ता का बंटवारा जब होगा तो सुल्तान कमजोर होगा, और जब सुल्तान कमजोर होगा तो सरदारों की ज्यादा पूंछ होगी, है ना। और अगर सुल्तान ज्यादा ताकतवर होगा तो सुल्तानों की कम पूंछ होगी। इसलिए उन्होंने सुल्तान को कमजोर रखने के लिए क्या किया? उसकी शक्तियों को बंटवारा कर दिया कि दो सुल्तान बना दे। क्या बना दे? दो सुल्तान। अब देखो, एक तो सुल्तान बना दिया इब्राहिम को, दूसरा बना दिया जलाल खां को। इब्राहिम को सुल्तान कहाँ का बनाया? दिल्ली और आगरा का। दिल्ली और आगरा का क्षेत्र जो था वो किसके अंडर में था? इब्राहिम के अंडर में। और जौनपुर और कालपी का क्षेत्र जो है किसके अंडर में था? जलाल खां के अंडर में। दोनों का राज्य बांट दिया। ठीक है, अब इब्राहिम हालांकि इसके खिलाफ था, लेकिन सरदारों के दबाव की वजह से जो है वो सहमत हो गया। ठीक है, तो फिर बाद में साम्राज्य विभाजन करने के बाद में वो जलाल खां है जो जौनपुर चला गया। कहाँ चला गया? जौनपुर चला गया। लेकिन बाद में क्या होता है? रापड़ी का एक सूबेदार, रापड़ी का सूबेदार होता है, रापड़ी का सूबेदार होता है खानेजहां लोधी। खानेजहां लोधी वो आता है दिल्ली। कहाँ आता है? दिल्ली आता है। और दिल्ली आके इब्राहिम लोधी को कहता है कि तूने ये क्या किया? हाँ, साम्राज्य विभाजन कैसे कर दिया? ऐसे कोई शासन चलता है क्या? दो दो राजा होते हैं क्या? ठीक है, राजा तो एक ही होता है और आपने दो लोगों को राजा बना दिया, ऐसे थोड़ी चलेगा, आपने बहुत ही गलत किया। और इब्राहिम लोधी भी इसको गलत मानता था, तो उन्होंने जो है खानेजहां लोधी की बात मान ली और कहा कि भाई जो है अब तो जो गलती हो गई तो हो गई, लेकिन अब उसका सुधार करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि पहले तो हम जो है जलाल खां को प्रेम से समझाएंगे, जलाल खां को पहले तो प्रेम से समझाएंगे और बाद में जो अगर नहीं मानेगा तो फिर कुछ और करेंगे। तो जलाल खां के पास में एक दूत भेजा जाता है, उसको कहा जाता है कि भाई आप जो है दिल्ली में इब्राहिम लोधी की जो है सत्ता स्वीकार कर लो। ठीक है, ताकि जो है वो द्वैध राजतंत्र की कंडीशन पैदा नहीं हो। लेकिन जलाल खां इस बात के लिए तैयार नहीं था। जलाल खां इस बात के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है ना। तो फिर बाद में इब्राहिम लोधी ने जो है उसके खिलाफ फरमान निकाल दिया, उसके खिलाफ और अमीरों के खिलाफ कि भाई जो है जो भी उसका कहना नहीं मानेगा, उसका आदेश नहीं मानेगा, उसकी पदोन्नति नहीं की जाएगी या उससे पद छीन लिए जाएंगे। तो इसका जो है कई सरदार डर गए, इससे कई सरदार डर गए। और डरने के बाद जो है कई सरदार जो आपके जलाल खां के पक्ष में थे वो क्या हो गए? इब्राहिम लोधी के पक्ष में आ गए, इब्राहिम लोधी के पक्ष में आ गए। और जो है वो कई जो सरदार थे, कौन कौन से थे? जैसे दरिया खान लोहानी था, नसीर खान लोहानी था, है ना, फरमूली था। ये कुछ सरदार थे जो पहले जलाल खां के पक्ष में थे, लेकिन बाद में किसके पक्ष में आ गए? इब्राहिम के पक्ष में आ गए।
और जब जलाल खान ने देखा कि उसकी स्थिति थोड़ी कमजोर हो रही है तो वो जौनपुर को छोड़कर कालपी चला गया। जौनपुर को छोड़कर कहाँ चला गया? कालपी चला गया और वहां पर अपने आप को सुल्तान जलालुद्दीन के नाम से जो है सुल्तान जलालुद्दीन के नाम से सुल्तान घोषित कर दिया। किसके नाम से? जलालुद्दीन के नाम से सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन इब्राहिम ने उसका पीछा किया, है ना, कालपी से पीछा किया। तो कालपी से वो कहाँ भाग गया? ग्वालियर भाग गया। कालपी से कहाँ भाग गया? ग्वालियर का भाग गया। ग्वालियर से भाग गया मालवा। मालवा भी उसका पीछा किया गया। बाद में भाग गया गढ़ कंटका भाग गया। और वहाँ पर एक आदिवासी जाति निवास करती थी, वो करती थी गोड़। वो क्या करते हैं? जलाल खान को पकड़ लेते हैं और पकड़ के उसके हवाले कर देते हैं इब्राहिम के। तो इब्राहिम जो है उसको जेल में डाल देता है और कुछ समय बाद जो है उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, अब ये बात आगे की उसने जलाल खान का दमन कर दिया। अब क्या होता है आगे? आगे वो कुछ अमीरों का दमन करता है। किसका दमन करता है? अमीरों का। उसने देखा था कि जब वो शुरुआत में जब उत्तराधिकार के निर्णय का समय आया था तब उन्होंने क्या किया था कि कई सरदारों ने उसके उत्तराधिकार का विरोध किया था, जलाल खान को बनाने के पक्ष में थे। तो उनको जो है उसने क्या किया? एक एक करके मारने का प्रयास किया और उनमें जो सबसे पहला उसका शिकार बना वो था मियाँ भुआ। मियाँ भुआ जो है सिकंदर लोदी का वजीर था, सिकंदर लोदी का वजीर था। अब उसने जो है उसको गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। ठीक है, इसके बाद में जो है और भी कई जो सरदार थे, आजम हुमायूं खां और फतेह खां जो है आजम हुमायूं का पुत्र था, है ना। आजम हुमायूं जो है पहले जलाल खान के पक्ष में था, है ना, और फतेह खां उसका पुत्र था और जलाल खान का जो है वजीर था। तो ये सब उसके पक्ष के जो थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया और उनका वध करवा दिया गया। इसके अलावा जो है और भी हुसैन का फरमूली, ये पहले जलाल खान का समर्थक था, लेकिन बाद में इब्राहिम का बन गया। लेकिन फिर भी उसने इस पर विश्वास नहीं किया और उनका वध करवा दिया। और उन्होंने जिन पर भी शक था कि यह सियासत का दावेदार हो सकता है या उसके पक्ष का विरोध कर सकता है, उन सब का जो है दमन कर दिया। इसके अलावा उन्होंने जो है कोई भी जो है उसकी बराबरी करने का प्रयास नहीं करे, इसके लिए कहा कि सुल्तान का जो है कोई संबंधी नहीं होता है, सुल्ताना कोई संबंधी नहीं होता है, या तो उसका सामंत होता है या उसकी प्रजा होती है, या तो सामंत होता है या प्रजा होती है। इसलिए कोई भी जो है सुल्तान की बराबरी करने का प्रयास नहीं करेगा। तो इस प्रकार जो है जो मुख्य सरदार थे, जो वयोवृद्ध सरदार थे, जो अनुभवी सरदार थे, उन सब का उन्होंने दमन कर दिया क्योंकि वो उसका विरोध कर सकते थे। ठीक है, लेकिन और उनका विरोध करके उनको हटा के जो है उन्होंने नए को जो उसके प्रति विश्वास थे, विश्वास पात्र थे, उनको जो है बड़े बड़े पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जो है उसका अगला जो महत्वपूर्ण कार्य आता है वो होता है ग्वालियर विजय। कौन सा होता है? ग्वालियर विजय। देखो, ग्वालियर को जो विजय करने का सिकंदर लोदी ने बहुत प्रयास किया था। इसका जो पिता था सिकंदर लोदी ने बार बार प्रयास किया था, लेकिन इसको जीतने में असफल रहा था। और जब सिकंदर लोदी ने इस पर ग्वालियर पर आक्रमण किया था तो वहां का जो शासक था उसका नाम क्या था? मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह था। ठीक है, और मान सिंह शक्तिशाली शासक था और उसने जो है कभी हार नहीं मानी और जो है हर बार उसका अच्छा प्रतिरोध किया। लेकिन बाद में इसकी जो मृत्यु हो जाती है और उसका जो पुत्र होता है विक्रमादित्य, वो शासक बनता है, विक्रमादित्य शासक बनता है। लेकिन ये विक्रमादित्य जो होता है वो इतना शक्तिशाली नहीं होता है, कमजोर शासक होता है। और इसी के काल में जो है इब्राहिम लोदी जो है ग्वालियर पर आक्रमण करता है। विक्रमादित्य काल में जो है इब्राहिम लोदी ग्वालियर पर आक्रमण करता है और किसके नेतृत्व में करता है? हुमायूं शेरवानी जो सरदार था, उसका मुख्य आजम हुमायूं शेरवानी। पूरा नाम इसका क्या था? आजम हुमायूं शेरवानी के नेतृत्व में आक्रमण करता है। हालांकि विक्रमादित्य इसका प्रतिरोध करता है, लेकिन अंत में उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए जो है मतलब राजी हो जाता है। ठीक है, और बाद में जो है ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया जाता है और ये जो विक्रमादित्य है उसको एक छोटी सी जागीर, शमशाबाद की जागीर दे दी जाती है। शमशाबाद की जागीर दे दी जाती है किसको? विक्रमादित्य को। ठीक है, तो इस प्रकार उसने एक महत्वपूर्ण घटना थी, ग्वालियर को उसने जीता था, जिसको उसका पिता नहीं जीत पाया था उसको जीता था। ठीक है, इसके बाद में बात आती है मेवाड़ के साथ संघर्ष। देखो, मेवाड़ में उस समय जो शासक था उसका नाम था राणा सांगा।
मेवाड़ के शासक का क्या नाम था? राणा सांगा। ठीक है, वो शक्तिशाली शासक था, वो अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा था। वो मालवा की तरफ अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता था, इधर इब्राहिम लोदी भी मालवा की तरफ सीमाओं का विस्तार करना चाहता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में संघर्ष होता है और उनके बीच में दो युद्ध लड़े जाते हैं। एक तो जो है खातौली का युद्ध और एक होता है बाड़ी का। खातौली और बाड़ी का युद्ध दो लड़े जाते हैं। ये दोनों युद्ध जो है 1518 ईस्वी में लड़े जाते हैं। कब लड़े जाते हैं? 1518 ईस्वी में। और दोनों युद्धों में जो है इब्राहिम लोदी की पराजय होती है, राणा सांगा की विजय होती है। हालांकि राणा सांगा को इसमें जो है अपना एक हाथ और एक पैर गंवाना होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है इसमें जो है वो विजय प्राप्त करता है। ठीक है, तो मेवाड़ के खिलाफ जो है इब्राहिम लोदी को असफल होना पड़ता है। जो घटना हम पढ़ेंगे उसके बारे में देखो, बाबर के बारे में। किसके बारे में? बाबर के बारे में। देखो उसी समय एक शासक जो समरकंद का शासक है, बाबर कहाँ का शासक है? समरकंद का। इसके पहले हमने देखा था कि तैमूर आया था, वो भी कहाँ का था? समरकंद का शासक था। बाबर जो है मध्य एशिया में फेल हो गया था, मध्य एशिया में अपनी शक्ति स्थापित नहीं कर पाया था, तो इसलिए जो है वो भारत पर अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था और इस उद्देश्य से उसने काबुल को जीत भी लिया था। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो काबुल को उसने जीत लिया था और उस समय जो है पंजाब में जो शासक था उसका नाम था दौलत खां लोधी। पंजाब में जो शासक था उसका नाम क्या था? दौलत खां लोधी। अब दौलत खां लोधी से भी इब्राहिम लोदी नाराज था, दौलत खां लोधी से भी इब्राहिम लोदी नाराज था। इसलिए जो है उसने दौलत खां लोधी को दिल्ली बुलाया, दौलत खां लोधी को दिल्ली बुलाया। ठीक है, लेकिन दौलत खां लोधी खुद दिल्ली ने जाके अपने पुत्र दिलावर खां को भेजा, अपने पुत्र दिलावर खां को भेजा। ठीक है, दिलावर खां को भेजा। इससे जो है आपके इब्राहिम लोदी वो नाराज हो गया और उसने कहा कि आप जो है बाप बेटे कर रहे हो ना ऐसा, आप अगर ऐसा करोगे तो मैं जो है आप दोनों का जो है वध करवा दूंगा। ठीक है, और उसने कारागृह जो कैद खाना था उसका उसको दिखाया और उसने जो अनुभवी सरदार थे, बड़े बड़े जो वजीर रह चुके थे, उन सबको दिखाया कि देखो इनके साथ क्या किया जा रहा है, उनको जो सजाएं दी जा रही है ना, उनको कैद खाने को दिखाया, घुमाया, सबको फिराया कि भाई देखो इसके साथ ये किया जा रहा है, इसके साथ ये किया जा रहा है और ये सब आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए ज्यादा हवा में मत उड़ो, है ना। जब उन्होंने जो है इस चीजों को दिखाया तो दिलावर खां बहुत घबरा गया और एक दिन मौका पाके दिल्ली से भाग गया और अपने पापा के पास पहुंचा, अपने पिताजी के पास पहुंचा और उसने सारी कंडीशन उसको बताई कि देखो दिल्ली में सरदारों के साथ में क्या क्या किया जा रहा है। ठीक है, तो वो वहां जाता है तो अब इसमें डर आ जाता है कि एक ना एक दिन तो इब्राहिम लोदी हमें दंडित कर देगा, तो इससे अच्छा है कि हम जो है उसको इलाज कर दे, है ना, किसी शेर पर कोई सुहा शेर को बुला ले। तो वो क्या करता है, दिलावर खां और एक होता है आलम खां लोधी, आलम खां लोधी। ठीक है, आलम खां लोधी और दिलावर खां को जो है वो काबुल भेजते हैं बाबर के पास कि भाई आप भारत पे आक्रमण करो और भारत पर आक्रमण करके इब्राहिम लोदी को पराजित करो, है ना, क्योंकि हमें वो बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, तो उसकी बात को मान लेता है और वो भारत पर आक्रमण करता है। लेकिन दौलत खां का मानना होता है कि बाबर जो है वो तैमूर की तरह भारत पे आक्रमण करेगा, लूटपाट करेगा, वापस चला जाएगा। लेकिन उसका सोचना गलत था, बाबर भारत में साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने जो है सबसे पहले उसी के राज्य पर, जिसने उसको इन्वाइट किया था, उसी के राज्य पर जो है 1525 में आक्रमण किया पंजाब पर और उसके राज्य को जीत लिया, पंजाब को जीत लिया। और पंजाब को जीतने के बाद जो है वो आगे बढ़ा और पानीपत में जो है दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो है युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को जो है पानीपत का युद्ध होता है और इस पानीपत के युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी की पराजय होती है और वो युद्ध के मैदान में मारा जाता है। तो इस प्रकार एक महत्वपूर्ण वंश जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, लोदी वंश, और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की मृत्यु होती है और इसी के साथ जो है दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का इतिहास समाप्त होता है। धन्यवाद।